क्या आपको पता है जोधपुर में एक पहाड़ के ऊपर पूरा जंगल है? ये करके दिखाया जोधपुर के लोगों ने। आज हम जोधपुर चल रहे हैं मेहरानगढ़ किले के साये में। वहाँ एक चट्टानी बंजर जमीन थी जिसे एक थ्राइविंग इकोसिस्टम में बदल दिया गया। ये कहानी है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क की। और ये सिर्फ एक खूबसूरत पार्क बनाने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट कि कैसे एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी जमीन को, मतलब अ वेस्टलैंड को फिर से जिंदा किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसी समझने के लिए हमारे पास कई बेहतरीन सोर्सेज हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एक ट्रैवलॉग है, कुछ एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं, और सबसे दिलचस्प इस प्रोजेक्ट के जो मास्टरमाइंड है प्रदीप कृष्णन, उनका एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट भी है। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन है इसे पूरी तरह से अनपैक करना, ये समझना कि ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कैसे हुई और ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में क्या सिखाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये गोल्ड माइन है। ओह डेफिनेटली, इट्स अ क्लासिक जनरल स्टडीज पेपर केस स्टडी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो साल 2005 मेहरानगढ़ किले के पास 70 हेक्टेयर की चट्टानी जमीन दशकों से बेकार पड़ी थी, सिवियरली इरोडेड। ये वॉल्केनिक रॉक का लैंडस्केप था जो पहली नज़र में बिल्कुल बेजान और होपलेस लगता था। हाँ, लेकिन जमीन खाली नहीं थी, उस पर एक कब्जा था, एक बायोलॉजिकल इन्वेजन, एक मैक्सिकन श्रब जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इस पौधे के बारे में हमारे सोर्सेज में काफी कुछ लिखा है। इसे स्थानीय मारवाड़ी भाषा में बावलिया कहते हैं, जिसका मतलब है पागल। ये नाम क्यों? क्या ये सिर्फ एक अजीब दिखने वाला पौधा है? नहीं, ये नाम बिल्कुल सटीक है। ये पागल की तरह कहीं भी किसी भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में उग जाता है। लेकिन इसकी असली प्रॉब्लम दो हैं। पहली, इसकी जड़ें एक तरह का जहर छोड़ती हैं, टॉक्सिक अल्कलॉइड्स, जो अपने आसपास किसी और पौधे को पनपने ही नहीं देती। इट क्रिएट्स अ मोनोपोली, राइट। और दूसरी, इसकी रेजिलियंस, ये अविश्वसनीय रूप से जिद्दी है। कितना जिद्दी? मतलब अगर इसे काट दिया जाए तो? अगर आप इसे जमीन के लेवल से काटेंगे तो ये दुगनी तेजी से वापस आएगा और ज्यादा घना होकर। इसे सच में खत्म करने के लिए आपको जमीन के नीचे कम से कम 14-15 इंच खोदना होगा, जहां इसकी वो सबटेरेनियन बडिंग जोन होती है। वहीं से बार बार रीजेनरेट होता है। कमाल है। और सबसे अजीब बात जो मुझे एक सोर्स में मिली वो ये कि ये पौधा यहाँ आया कैसे। लगभग 1 सदी पहले इसके बीज हवाई जहाज से पूरे शहर पर बिखेरे गए थे, ये सोचकर कि इससे हरियाली बढ़ेगी। एग्जैक्टली, गुड इंटेंशंस, डिजास्ट्रस रिजल्ट्स। एक सोल्यूशन जो खुद एक प्रॉब्लम बन गया। तो 2005 में चुनौती यही थी, इस पागल पौधे से 70 हेक्टेयर चट्टानी जमीन को कैसे आजाद कराया जाए। और इस चुनौती को उठाया मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ने। उन्होंने संपर्क किया प्रदीप कृष्णन से, जो एक फिल्म मेकर से बॉटनिस्ट बने थे। हाँ, यहीं से कहानी में एक विजनरी लीडर की एंट्री होती है। राइट, और उनका विजन बहुत क्लियर था और उस समय के लिए काफी रेडिकल भी। उन्होंने कहा, गो नेटिव, चट्टानी रेगिस्तान के इकोसिस्टम को वापस लाना। गो नेटिव का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? क्या कोई भी रेगिस्तानी पौधे लगा देना? नहीं, उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक। उन्होंने उन पौधों पर फोकस किया जिन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट्स ये वो स्पेशलिस्ट पौधे हैं जो लाखों सालों में चट्टानों पर या उनकी दरारों में उगने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। ये पौधे रिसोर्स फ्रूगल होते हैं, कम से कम पानी और पोषण में भी जिंदा रह सकते हैं। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट रॉक। तो आपके पास विजनरी प्रदीप कृष्णन है और उनका गो नेटिव का मिशन है, लेकिन जाहिर है वो ये सब अकेले नहीं कर सकते थे। उनकी टीम में कौन था? 2 और बहुत जरूरी किरदार थे। पहले थे प्रोफेसर MM भंडारी, जिन्हें सब प्यार से डॉक्टर साहब कहते थे। वो थार रेगिस्तान की बॉटनी के लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे। उन्होंने नेटिव पौधों को पहचानने, उनके बीज इकट्ठा करने और एक नर्सरी बनाने में मदद की। द साइंटिफिक बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट। और दूसरा किरदार? दूसरे थे खंडवालियाज। ये वो लोग थे जिनके पुरखों ने मेहरानगढ़ का किला बनाया था। ये पारंपरिक पत्थर तराशने वाले हैं। इनके पास कोई फॉर्मल जियोलॉजी की डिग्री नहीं थी, लेकिन इनके पास सदियों का पारंपरिक ज्ञान था जो किसी भी किताब से ज्यादा कीमती साबित हुआ। तो अब टीम तैयार थी, विजन क्लियर था, लेकिन वो पहली और सबसे बड़ी समस्या, बावलिया, वो तो जस की तस थी। उसे हटाया कैसे गया? सोर्सेज बताते हैं कि कई तरीके ट्राई किए गए।
हाँ, ट्रायल एंड एरर का एक लंबा प्रोसेस था। उसे काटा गया, वो वापस आ गया। गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया, उससे भी बात नहीं बनी। एक पॉइंट पर तो कंट्रोल डायनामाइट का भी सुझाव आया। 1 मिनट, किले के ठीक नीचे डायनामाइट? सीरियसली? ये तो ऐसा है जैसे किसी नाजुक मूर्ति को हथौड़े से साफ करना। बिल्कुल। और उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन नतीजा विनाशकारी था। चट्टानें टूट रही थीं, पूरा हिस्टोरिकल लैंडस्केप तबाह हो रहा था। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच पूरी तरह फेल हो गई। तो अगर मॉडर्न इंजीनियरिंग फेल हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया? समाधान कहाँ से आया? समाधान आया खांडवालिया समुदाय से, और उनका तरीका किसी भी इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। वो चट्टान को तोड़ते नहीं थे, वो चट्टान से बात करते थे। बात करते थे? इसका क्या मतलब है? उनके पास ऐसा क्या था जो इंजीनियरों के पास नहीं था? वो चट्टान का गाना सुनते थे। ये सुनने में काव्यात्मक लगता है, पर यह एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है। वो हथौड़े से चट्टान पर चोट करते थे और उसकी आवाज़, उसके वाइब्रेशंस, उसके इंफ्रासाउंड को सुनकर अंदर की दरारें, फॉल्ट लाइंस और कमजोरियों का पता लगा लेते थे। उन्हें पता चल जाता था कि चट्टान अंदर से ठोस है या खोखली, कहाँ तक जाएगी और कहाँ से टूटेगी। ये तो अविश्वसनीय है। तो इस ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने बावलिया को हटाने के लिए कैसे किया? इसी पारंपरिक तकनीक से। उन्होंने ठीक उस जगह चोट की जहां बावलिया की जड़ें थीं। उन्होंने पौधे को उसकी सबटरेनियन बडिंग जोन से जड़ समेत एक सिंगल पीस में बाहर निकाल दिया। और ये सब उन्होंने आसपास की चट्टानों को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना किया। वो जानते थे कि कहां, किस एंगल पर और कितनी गहरी चोट करनी है। दिस वॉजंट डिमोलिशन, इट वॉज सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। वाह! और इसके बाद उन्होंने एक और शानदार फैसला लिया जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए एक मिसाल है। नए पौधे लगाने के लिए उन्होंने अलग से गड्ढे नहीं खोदे। हाँ, और ये डिसीजन इस प्रोजेक्ट की फिलॉसफी को दिखाता है। उन्होंने बावलिया द्वारा खाली की गई जगहों का ही इस्तेमाल किया। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। बावलिया ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि चट्टान में कहाँ दरारें हैं, कहाँ थोड़ी मिट्टी है, कहाँ पानी रुकता है, कहाँ एक पौधे की जड़ें पनप सकती हैं। कमाल है, यानी दुश्मन ने ही आपको जंग जीतने का नक्शा दे दिया। This feels like more than just restoration, it's a complete philosophy of development. Exactly. इसे कहते हैं नो चेंज ऑफ लैंड यूज। एक तरह से द इन्वेजिव स्पीशीज इटसेल्फ गाइडेड द रेस्टोरेशन। टीम ने प्रकृति के खिलाफ लड़ने के बजाय प्रकृति से सीखना चुना। तो ये सब सुनने में बहुत इम्प्रेसिव है। For our listeners who study these things for exams like the UPSC, ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीनों पिलर्स पर खरा उतरता है। चलिए इन 3 स्तंभों इकोलॉजी, कम्युनिटी और इकोनॉमी को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। हाउ डिड दे एक्चुअली पुल इट ऑफ? लेट्स स्टार्ट विद इकोलॉजी। यहाँ रेस्टोरेशन का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, ये पूरे इकोसिस्टम को रिक्रिएट करने के बारे में था। आज पार्क में 250 से ज्यादा नेटिव पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें कई दुर्लभ लिथोफाइट्स हैं। और जैसे ही पौधे वापस आए, जानवर भी आने लगे। अब वहां 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, तितलियां और कई सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स हैं। द एंटायर फूड वेब हैज रीजनरेटेड। लेकिन एक रेगिस्तान में जहां पानी की इतनी कमी है, इन पौधों को जिंदा कैसे रखा गया, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स? व्हाट वर द सर्वाइवल स्ट्रेटजीज? पौधों की अपनी स्ट्रैटेजीज तो कमाल की हैं। प्रदीप कृष्णन एक स्ट्रैटेजी को कहते हैं डाइंग टू लिव। इसमें कुछ पौधे होते हैं जिन्हें एफेमेरल्स कहते हैं। वो सिर्फ मानसून के कुछ हफ्तों के लिए उगते हैं। इसी दौरान वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग और सीडिंग तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वो मर जाते हैं, लेकिन अपने बीज टाइम कैप्सूल्स की तरह जमीन में छोड़ जाते हैं, जो अगले मानसून का इंतजार करते हैं। सो दे अवॉइड द ड्राउट, दे डोंट टॉलरेट इट। ब्रिलियंट। लेकिन ये सब सुनने में बहुत पोएटिक और नेचुरल लगता है, पर मैंने इस सोर्सेज में पढ़ा कि इसके पीछे एक बहुत मॉडर्न डेटा ड्रिवन साइड भी थी। इट वॉजंट ऑल जस्ट ट्रेडिशनल विजडम, वॉज इट? बिल्कुल नहीं। एंड दिस सिनर्जी इज की। हर पौधे को एक्सेल स्प्रेडशीट्स पे ट्रैक किया गया। किस गड्ढे की गहराई कितनी है, सॉइल मिक्स कैसा है, उसे कितना पानी मिला और उसका सर्वाइवल रेट क्या है। हर एक पौधे का डेटा पॉइंट था। दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच एलिमिनेटेड गेसवर्क। अच्छा, इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है? हाँ, जैसे डेटा एनालिसिस से पता चला कि कुम्मट मतलब अकेशिया सिनेगल के पौधे 2 फीट से कम गहरे गड्ढों में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। इस इंसाइट के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि कुम्मट के लिए गड्ढे हमेशा 2 फीट से ज्यादा गहरे हों। इससे सर्वाइवल रेट्स में जबरदस्त सुधार हुआ। सो इट वॉज अ मैरिज ऑफ एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न डेटा मैनेजमेंट। फैंटास्टिक।
अब आते हैं दूसरे पिलर पे, कम्युनिटी। ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लेकिन यहाँ जमीन पर इसका मतलब क्या था? क्या खांडवालिया समुदाय ने बस तुरंत हाँ कर दी? नहीं, ये एक प्रोसेस था। शुरू में शायद स्केप्टिसिज्म रहा होगा, लेकिन प्रोजेक्ट ने सिर्फ उनकी मजदूरी नहीं, उनके ज्ञान को सम्मान दिया। उन्हें बावलिया रिमूवल स्क्वाड्स और पिट मेकर्स के तौर पर परमानेंट रोजगार दिया गया। दे weren't जस्ट लेबरर्स, दे वर एक्नॉलेज्ड एज एक्सपर्ट्स। इससे उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट तो हुआ ही, साथ में एक ओनरशिप की भावना भी पैदा हुई। तो ये सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं था, बल्कि एक गहरे कनेक्शन के बारे में था। एग्जैक्टली और ये कनेक्शन नया नहीं था। प्रोजेक्ट ने एक ऐसे कंजर्वेशन एथिक को टैप किया जो उस समुदाय में पहले से मौजूद था। ये कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं थी। इसका सबूत वहां की संस्कृति में मिलता है। जैसे कि वो लोकगीत। हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है कुर्जा मत मार रे बालम, जो डिमोजल क्रेन को न मारने की गुहार लगाता है, जो एक माइग्रेटरी बर्ड है। कंजर्वेशन इज लिटरली इन देयर फोक म्यूजिक। और एक और अद्भुत परंपरा है मेहरानगढ़ किले से जुड़ी। पिछले 600 सालों से रोजाना दोपहर में किले की प्राचीर से ब्लैक काइट्स यानी चीलों को मांस खिलाया जाता है। ये परंपरा देवी चामुंडा की पूजा का हिस्सा है। सोचिए 600 साल। इट्स एन अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये दिखाता है कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वहां की संस्कृति और आस्था का एक अभिन्न अंग है। द प्रोजेक्ट बिल्ट अपॉन दिस फाउंडेशन ऑफ कल्चरल रिस्पेक्ट फॉर नेचर। 600 साल, ये सोचना भी मुश्किल है। आज हम 5 साल के सस्टेनेबिलिटी प्लान्स बनाते हैं और यहाँ एक परंपरा सदियों से कंजर्वेशन को कल्चर का हिस्सा बनाए हुए हैं। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एंड परहैप्स मोस्ट क्रिटिकल पिलर, इकोनॉमी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इन द लॉन्ग रन हु पेज फॉर इट? क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ ग्रांट्स और डोनेशंस पर चल रहा है? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी कराकत है। ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्क में वयस्कों के लिए 100 रुपए की मामूली एंट्री फी है और गाइडेड वॉक के लिए 200 रुपए। और सबसे अच्छी बात, स्कूली छात्रों के लिए प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। सो इट्स एक्सेसिबल एंड इट जनरेट्स रेवेन्यू। और क्या ये मॉडल काम कर रहा है? डू वी हैव द नंबर्स? बिल्कुल। 2014-15 में यहाँ लगभग 18,000 विजिटर्स आए थे और तब से ये संख्या लगातार बढ़ी है। इसके अलावा रेवेन्यू का एक और बड़ा सोर्स है पार्क का अपने प्लांट नर्सरी, जहां से नेटिव पौधे बेचे जाते हैं। और उस नर्सरी की आय का ग्रोथ तो कमाल का है। सोर्सेज के मुताबिक 2014-15 में जहां नर्सरी की बिक्री से लगभग 82,000 रुपए की आय हुई, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 9.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई। That's more than a 10x increase in less than a decade. हाँ, ये दिखाता है कि लोगों में अब नेटिव प्लांट्स को लेकर जागरूकता और एप्रिसिएशन बढ़ रहा है। एंड नाउ अ न्यू इकोनॉमिक लेयर इज बीइंग एडेड टू दिस। इसे जियो टूरिज्म से भी जोड़ा जा रहा है। जियो टूरिज्म मतलब चट्टानों का टूरिज्म? प्रिसाइसली। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ की चट्टानों को, जिन्हें जोधपुर वेल्डेड टफ कहते हैं, एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया है। ये चट्टानें लगभग 700 मिलियन साल पुरानी हैं, मलानी इग्नियस स्वीट का हिस्सा। इस घोषणा से इसकी इकोनॉमिक और कंजर्वेशन वैल्यू दोनों और भी बढ़ जाती हैं। इट अट्रैक्ट्स अ होल न्यू सेगमेंट ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड इन जियोलॉजी। तो राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का एक सफल मॉडल है, जो आधुनिक विज्ञान को पारंपरिक ज्ञान से, सामुदायिक सशक्तिकरण को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ता है। इसने एक बेकार पड़ी जमीन को एक ऐसे एसेट में बदल दिया है जो इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों तरह से वैल्यूएबल है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रदीप कृष्णन खुद बहुत यथार्थवादी हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कुछ इम्पॉन्डरेबल्स यानी अनिश्चितताओं का जिक्र किया है। द जॉब इज़न्ट डन। वो भविष्य को लेकर कुछ बहुत ज़रूरी सवाल उठाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम पर क्या असर होगा? क्या स्थानीय समुदाय का समर्थन हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? और क्या मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी सुनिश्चित की जा सकती है, जो अभी पूरी तरह से मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट पर निर्भर है? ये बहुत ही वैलिड कंसर्न्स हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। सफलता सिर्फ कुछ बना देना नहीं है, बल्कि उसे लगातार बनाए रखना है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, इस प्रोजेक्ट की असली सफलता इसमें नहीं है कि क्या हासिल किया गया है, बल्कि इसमें है कि इसे भविष्य में कैसे बनाए रखा जाएगा।
बदलती जलवायु और नई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के सामने इस ईडन ऑन द रॉक्स को अगली सदी तक जीवित रखने के लिए पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप के कौन से नए और ज्यादा रेजिलिएंट मॉडल जरूरी